5 अक्टूबर 2020। पटना हाजीपुर हाईवे। रात करीब 10 बजे। रात गहरा रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ सड़क पर वाहनों की तादाद कम होती जा रही थी। लेकिन एक शख्स अपनी बाइक पर पटना से हाजीपुर की तरफ चलता चला जा रहा था। और इसी बीच जैसे ही वो इंडस्ट्रियल थाने के पानहाट इलाके में पहुंचा, उसके साथ एक भयानक वारदात हो गई। पीछे से बाइक पर ही आए दो कातिलों ने उस पर बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी और उसके सीने और जिस्म के दूसरे हिस्सों में कोई एक दो नहीं बल्कि 5-5 गोलियां लगी और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज और बाइक से एक शख्स को नीचे गिरता देख हाईवे पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए, जिससे जिधर बन पड़ा वो डर के मारे उधर ही भाग निकला। और थोड़ी ही देर में इस शख्स को गोलियों का निशाना बनाने वाले कातिल भी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में खबर हाजीपुर पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर आकर गोलियों से छलनी शख्स को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों का उसकी जांच करना भी मानो एक औपचारिकता भर रह गई थी। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कातिलों का शिकार बने शख्स की जामा तलाशी ली तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड जैसी कई चीजों के साथ उसका मोबाइल फोन और पर्स भी पुलिस के हाथ लग गए। इससे अव्वल तो उसकी पहचान साफ हो गई और दूसरा ये भी साफ हो गया कि उसका कत्ल कम से कम लूट के लिए तो नहीं किया गया। पुलिस की माने तो मरने वाला संजय कुमार पटना के नूरानी बाग इलाके में रहता था और पेशे से वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। पुलिस ने मौका वारदात का बारीकी से मुआयना किया। उसने देखा कि मौके पर ही संजय की बाइक और दूसरी चीजों के साथ साथ एक मिठाई का डिब्बा भी पड़ा है। यानी फौरी तौर पर यह लगता था कि संजय शायद हाजीपुर किसी से मिलने जा रहा था और इसी बीच कातिलों ने उस पर घात लगाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन आखिर कौन था वो शख्स, संजय जिससे मिलने पटना से हाजीपुर जा रहा था? सच्चाई ये थी कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि खुद संजय के घर वालों को भी पता नहीं था कि आखिर वो हाजीपुर क्या करने जा रहा था। अच्छा, ये हाजीपुर किस काम के लिए आए थे, कुछ जानकारी है आप लोग? कभी जानकारी तो नहीं है, कभी हाजीपुर का चर्चा नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग के साथ। हाजीपुर के बारे में कोई कोई चर्चा कभी नहीं की हम लोग के साथ। मौका वारदात पर यही एक चौंकाने वाली बात नहीं थी। एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि लाश के पास ही संजय का मोबाइल फोन तो पड़ा था, लेकिन उसके फोन से दोनों के दोनों सिम कार्ड गायब थे। अब सवाल यह था कि आखिर संजय के मोबाइल में ऐसा कौन सा राज था जिसे कातिल अपने साथ ले जाना चाहते थे। खासकर सिम में ऐसा क्या था जिसे कातिल किसी भी कीमत पर दूसरों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। और सच पूछिए तो कातिलों के इसी हरकत से पुलिस को इस मामले की तफ्तीश की पहली लीड मिली। अब पुलिस का सारा ध्यान संजय के मोबाइल फोन पर चला गया। पुलिस को सिम कार्ड तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने संजय के दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई और इसी के साथ उसे इस वारदात का पहला सुराग भी मिल गया। हमेशा होता था सिम, 2 सिम रहा करता था इनके पास। मामले की छानबीन कर रही पुलिस ने देखा कि संजय उस रात लगातार किसी से फोन पर बात करता हुआ पटना से हाजीपुर की तरफ जा रहा था। अब सवाल यह था कि आखिर ये शख्स कौन था जिससे आखिरी वक्त पर संजय की बात हो रही थी। कहीं यही संजय का कातिल या फिर उसके कत्ल का मास्टरमाइंड तो नहीं था? मगर इस सवाल का जवाब पुलिस को तभी मिल सकता था जब संजय से बात करने वाले उस शख्स का पता चलता। इत्तेफाक से संजय की बीवी या फिर उसके परिवार के दूसरे लोग भी इस शख्स को नहीं जानते थे। इसी बीच छानबीन के दौरान पुलिस को संजय के बारे में जो दूसरी बात पता चली वो ये थी कि संजय के रिश्ते अपनी पत्नी से भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। संजय की आशिक मिजाजी के चलते दोनों के बीच विवाद भी रहा करता था। ऐसे में सवाल यह था कि आखिर संजय मिठाई का डिब्बा लेकर मोबाइल पर बात करते हुए किसके पास जा रहा था? कहीं ये उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? सवाल कई थे,
और जवाब किसी का नहीं था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय की किसी से दुश्मनी नहीं थी। मौकाए वारदात को भी देखने से ऐसा लग रहा था कि संजय की हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी। ऐसे में हत्या के पीछे रिश्तों के पेच की बात पुलिस को समझ में आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से संजय मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर हाजीपुर की तरफ जा रहा था, उससे ऐसा ही लगता है। तो क्या संजय को किसी लड़की के जाल में फंसाकर मारा गया था? लेकिन इसी बीच मामले की जांच कर रही पुलिस को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि संजय अपनी मौत से पहले जिस नंबर से लगातार बात कर रहा था, वो नंबर तो फर्जी नाम पते पर लिया गया था। पुलिस ने पाया कि वो नंबर एक राजमिस्त्री की बीवी के नाम पर था और खुद राजमिस्त्री और उसकी बीवी को दूर दूर तक इस बात की भनक नहीं थी। यानी वो जानते ही नहीं थे कि उनके नाम पर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। लेकिन बेशक पुलिस को इस नंबर के असली मालिक का पता न चल पाया हो, लेकिन इसी नंबर की कॉल डिटेल ने न सिर्फ पुलिस को इस कत्ल को लेकर एक जबरदस्त सुराग दिया, बल्कि इसी सुराग के साथ मामले में एक गजब का ट्विस्ट आ गया।